हेलो एवरीवन, वेलकम टू जॉनटेक डिजिटल। देखिए, आज के इस वीडियो सेशन में हम एक ऐसी शख्सियत से डिस्कशन करने वाले हैं जो अपनी बीटेक करियर में टॉपर रहे हैं, यूनिवर्सिटी टॉपर रहे हैं। एमटेक उन्होंने आईआईटी पटना से किया है और उसमें भी उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है। साथ ही साथ अपने रिसर्च करियर में उन्होंने प्रेसिडेंट से गाइटी अवार्ड भी मिला है। तो आज हम ऐसी शख्सियत से बात करेंगे जो राजस्थान पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में जो लास्ट टाइम जो एग्जाम कंडक्ट कराई थी उसके टॉपर भी रहे हैं। तो सबसे पहले हम उन शख्सियत का वेलकम करते हैं, महेंद्र चौधरी। वेलकम सर। थैंक यू वेरी मच। प्लीज। थैंक यू महेंद्र जी, आपका कैरियर बड़ा ब्रिलियंट है, बड़ा ब्राइटनिंग रहा है। तो सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप बच्चों को थोड़ा गाइड करें, क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसे आपने एनवायरनमेंट में एमटेक किया आईआईटी पटना से, तो मैं चाहता हूं कि जो भी आपके एक्सपीरियंस है एनवायरनमेंट से रिलेटेड या फिर जो राजस्थान स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की जो एग्जाम होती है जेईई और जेएसओ से रिलेटेड, वो जो जितना भी आपका एक्सपीरियंस है वो बच्चों के साथ साझा करें। और आज का जो ये इंटरेक्टिव सेक्शन है वो बच्चों के लिए बहुत फ्रूटफुल रहे। तो सबसे पहला मेरा यही क्वेश्चन है कि आपकी जर्नी जिस तरह की रही है उससे आपको इस एग्जाम में किस तरह से बेनिफिट मिला? जी, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो मैं जॉनटेक को थैंक यू बोलना चाहता हूं, जो उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी दी ताकि बच्चों को मैं बता सकूं कि किस तरीके से जो हमारी स्ट्रेटजी है वो होनी चाहिए इस एग्जाम को लेके। ठीक है, तो इस एग्जाम से पहले मैं अपना बेसिक जो इंट्रोडक्शन है वो देना चाहता हूँ। मैंने जो बीटेक है वो आरटीयू से की थी, ठीक है, जिसमें मैं सेकेंड रैंक थी मेरी। ठीक है, उसके बाद में मैंने आईआईटी पटना से एमटेक किया। एमटेक का जो मेरा स्पेशलाइजेशन था दैट वाज एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। ठीक है, और जो हमारे पास एमटेक में जो थेसिस वर्क होता है या रिसर्च वर्क होता है, तो उसी रिसर्च वर्क के उपलक्ष्य में मुझे जो है राष्ट्रपति भवन में जो डीएसटी मिनिस्टर थे 2017 में, उनके द्वारा, उनका नाम था डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, उन्होंने मेरे को गाइटी अवार्ड से सम्मानित किया। जो गाइटी अवार्ड है उसका मतलब ये है कि गांधीयन यंग टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन अवार्ड, जो एक कटिंग एज टेक्नोलॉजी है उसके लिए वो दिया जाता है। बिल्कुल, देखो एक बहुत बड़ी बात है कि आप एक ऐसी शख्सियत से रूबरू हो रहे हैं जो एक बहुत बड़े सम्मान से सम्मानित है। दूसरी बात, जो आपका जो रिसर्च रहा है, मुझे जितना नॉलेज है, आपने अंडरग्राउंड वाटर से जो फ्लोराइड कम करने का जो प्रोसेस है उस पर कुछ काम किया था जी। तो एक बार थोड़ा वो भी हम, जो मेरा रिसर्च प्रोजेक्ट था वो बेसिकली फ्लोराइड रिमूवल पे था कि किस तरीके से जो हमारे पास जो ग्राउंड वाटर है उससे हम फ्लोराइड को वो रिमूव कर सके। हमारे पास जो मार्केट में बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज है, आरओ फिल्टर्स है जो रिवर्स ऑस्मोसिस पे काम करते हैं, या अभी जो हमारे पास एक्विफर्स आ रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या है, वो फ्लोराइड को रिमूव नहीं कर पाते। बेसिक कारण ये होता है कि जो हमारे पास ग्राउंड वाटर है तो ग्राउंड वाटर में फ्लोराइड के साथ साथ बहुत सारी इंप्योरिटीज होती है। फॉर एग्जांपल बाइकार्बोनेट, तो बाइकार्बोनेट और क्लोराइड की इतनी अच्छी बॉन्डिंग होती है कि वो एक दूसरे को से रिमूव नहीं हो पाते हैं, सेपरेट नहीं हो पाते। तो मेरा जो कंसेप्ट था मेरे थीसिस में दैट वाज बेस्ड ऑन एक्टिवेटेड कार्बन। आप लोग जानते हो कि एयर पोल्यूशन में भी जो एड्जॉर्प्शन मेथड है उसमें हम एक्टिवेटेड कार्बन यूज करते हैं। तो एक्टिवेटेड कार्बन में भी मैंने क्या किया कि सीरियम जो मेटल है हमारे पास उसको इम्प्रिग्नेट किया, ताकि जो सीरियम मेटल है वो फ्लोराइड और जो अदर इम्प्योरिटीज है बाइकार्बोनेट्स के बीच में, बाइकार्बोनेट्स को रिमूव कर सके, ताकि जो फ्लोराइड की जो इफिशियंसी है वो ज्यादा आ सके। तो मेरी जो टेक्नोलॉजी थी उसमें लगभग 60 to 70% वो फ्लोराइड रिमूव हो रहा था, जहाँ मार्केट की जो आरओ बेस्ड टेक्नोलॉजी है वो 30 to 40% रिमूव करती है। बहुत सही, तो बहुत बड़ी एक हम बोल सकते हैं बहुत अच्छी अचीवमेंट है। जैसा आपने बताया कि आपने एमटेक जो किया एनवायरमेंट से किया, और आपने जो राजस्थान पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का एग्जाम हुआ उसको टॉप भी किया, आपकी रैंक 1 थी उसमें। तो मैं चाहता हूं कि जो आपका एग्जाम से रिलेटेड जो आपका एक्सपीरियंस है बच्चों के साथ वो आप शेयर करें, जिससे उनको गाइडेंस मिल सके, क्योंकि ऐसा लगता है ये जो बोर्ड है बड़े फास्ट ट्रैक तरीके से काम करता है जी। नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आता है, एग्जाम बहुत जल्दी होती है, और टाइम ड्यूरेशन जो रहता है बच्चों के लिए वो थोड़ा कम रहता है। जितना महेंद्र जी मैंने ऑब्जर्व किया है, यहाँ पर जो सिलेबस है, जो बच्चा जनरली जो प्रिपरेशन कर रहा होता है उस सिलेबस से थोड़ा डिफरेंट है। क्योंकि उसमें अगर हम बात करें तो एक दो पॉइंट ऐसा है कि जो वो प्रिपरेशन फेज में रहता है सिविल इंजीनियरिंग में, तो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग पढ़ता है, एयर एंड नॉइस पोल्यूशन पढ़ता है, कुछ हद तक वो थोड़ा बहुत पार्ट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का भी पढ़ता है।
इसके अलावा भी इसका बहुत बड़ा सिलेबस है, डोमेन है, तो एक बार इसको आप कंसाइजली बताएं बच्चों को, जिससे कि उनको सपोर्ट मिले। जी, जो मेरा इसमें फर्स्ट रैंक आया था राजस्थान पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की जो जेई का एग्जाम हुआ था 2021 में, उसमें मेरा फर्स्ट रैंक था। उसके पीछे जो मेरा कारण था वो था कि मेरा फील्ड वही था, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग से मैंने एमटेक किया था, तो देट वाज वेरी हेल्पफुल। बट एज ए जनरल जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किस तरीके से इसकी जो तैयारी है वो करनी चाहिए। बीटेक के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले बीटेक में हमारे पास 15 से 20 सब्जेक्ट्स होते हैं, लेकिन इस एग्जाम में सिर्फ आपसे एक सिंगल सब्जेक्ट है एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, वो आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जो एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग है हमारे पास, वो लगभग 60 to 70% है, वो सिलेबस है वो कवर करती है। इसके अलावा कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो हमें अदर सोर्सेज से, जो हमारे पास पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की वेबसाइट से, उनसे हमें कवर करने पड़ते हैं। कुछ ऐसी रिपोर्ट्स है, कुछ एक्ट्स है, फॉर एग्जांपल प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016, ठीक है, एयर एक्ट हमारे पास 1981 का। तो ये हमारे पास इनको सिंपली हम वेबसाइट से सर्च करके वो स्टडी कर सकते हैं। भाई इसका सिलेबस जो है ना, बेसिकली ऐसा तो नहीं बोलेंगे बड़ा है, लेकिन काफी बिखरा हुआ है। तो मैं चाहता हूं कि जैसे जो हमारा सिलेबस है उसको हम बच्चों के लिए थोड़ा पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करें, और आपका जो एक्सपीरियंस है वो उनके लिए काम है। जैसे फर्स्ट टॉपिक जो है एनवायरमेंटल जनरल नॉलेज, तो इसमें से बेसिक पॉइंट्स क्या है, कहां से किस तरह से क्वेश्चन पूछता है? देखो, एनवायरमेंटल जनरल नॉलेज में जो हमारे पास बेसिक फिनोमिना है, एसिड रेन का कंसेप्ट हुआ, ग्लोबल वार्मिंग का हुआ, क्लाइमेट चेंज, ठीक है, तो इसके लिए बेसिक जो जनरल अंडरस्टैंडिंग है एनवायरमेंट की, उससे आ जाती है। यदि हम हमारे पास जो सारे, इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि यदि हमारे पास जो बाकी के मॉड्यूल है, बाकी के जो टॉपिक्स है, फॉर एग्जांपल एयर पोल्यूशन या वाटर पोल्यूशन, उनके कंसेप्ट यदि क्लियर होते हैं तो फिर इन चीजों को समझने में आसानी हो जाती है। बिल्कुल जी। जो आप महेंद्र जी ने बताया, सर ने बताया यहाँ पर कि जो आपका फर्स्ट टॉपिक है एनवायरमेंटल जनरल नॉलेज, तो इसमें जो बेसिक फिनोमेना है वहां से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन वो फिनोमेना तभी समझ में आएंगे जब आपको बिहेवियर ऑफ एयर एंड वाटर समझ में आएगा। तो उस केस में आप यहाँ जो कंसाइजली जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके, जैसे ओजोन डिप्लीशन हो गया, ग्रीन हाउस हो गया है, और आपका एसिड रेन, इन सारी प्रोसेस से आप निकल के जाएं, गो थ्रू करके जाएं। जी। सेकंड टॉपिक एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, जो वाटर एंड वेस्ट वाटर से रिलेटेड है। अब जो हम इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं उसमें कई सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो इसमें इंक्लूड नहीं किए हैं, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो गया। इसके अलावा मुझे लगता है मैन जी यहाँ पर के क्वालिटी पैरामीटर्स और ट्रीटमेंट आर वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें जो हमारे पास बीटेक का जो सिलेबस, बीटेक के लिए जो जेईई का सिलेबस है, उसमें जो वेस्ट वाटर और जो वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग है, वो लगभग 90% पोर्शन वही है। बिल्कुल ठीक है, मतलब 100% मानो उसको, क्योंकि कुछ टॉपिक्स है वो हमारे सिलेबस में थे बीटेक में, लेकिन वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है। तो ये एक प्लस पॉइंट है इसमें। यदि एनवायरनमेंट में हमारे जो ये दो टॉपिक है, वाटर सप्लाई और वेस्ट वाटर, इस पे हम यदि अच्छी कमांड कर लेते हैं तो 30 to 40% जो क्वेश्चंस है वो हम इजीली सोल्व कर सकते हैं। इसमें हमारे पास जो न्यूमेरिकल पोर्शन है उसमें भी अच्छी कमांड होती है। इसके अलावा जो हमारे पास जेएसओ है, जेएसओ में क्या है कि सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक पार्ट है, जो हमारे पास वाटर सप्लाई या वेस्ट वाटर की क्या फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल होनी चाहिए कैरेक्टरिस्टिक्स, तो वो उनके लिए प्लस पॉइंट है कि उनको कम सिलेबस है वो कवर करना होगा। तो आपने जैसे एक पॉइंट डिस्कस किया न्यूमेरिकल पोर्शन, तो जेईई के लिए न्यूमेरिकल पोर्शन मैं कह सकता हूं कि आप बीओडी वाले टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ के जी बिल्कुल, जो बीओडी के टॉपिक हुए, या फिर हमारे पास जो वेस्ट वाटर में एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस पे जो बेस्ट आते हैं, हमारे पास एफएम रेशियो क्या होना चाहिए, स्लज वॉल्यूम इंडेक्स क्या होना चाहिए, ठीक है, ये क्वेश्चंस। इसके अलावा हमारे पास जो हमारे पास फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल पैरामीटर्स है जो दोनों के सिलेबस में, तो उसमें हमारे पास जैसे फॉर एग्जांपल हार्डनेस पे सवाल आते हैं, एल्कलिनिटी पर। तो ये कुछ बेसिक्स जो कंसेप्ट है वो यदि हम क्लियर कर लेते हैं तो फिर इस जो न्यूमेरिकल पोर्शन है उसको सोल्व करने में हमें कठिनाई नहीं आए। ओवरऑल अगर इस बात को समराइज किया जाए तो जो आप बीटेक में जो सिलेबस कवर करते हैं एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का, जिसमें आप वाटर एंड वेस्ट वाटर को कवर करते हैं, तो अगर आप उस सिलेबस को बहुत अच्छे से तैयार कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी एग्जाम के लिए कर रहे हो, चाहे वो एई के लिए तैयार कर रहे हो, चाहे वो आप जेईई के लिए तैयार कर रहे हो, तो वो सिलेबस यहाँ पर बहुत हेल्पफुल होने वाला है। बिल्कुल। तो यहाँ पर जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपको बेसिक न्यूमेरिकल्स पे फोकस करना है, क्वालिटी पैरामीटर्स पे फोकस करना है, और ट्रीटमेंट प्रोसेस भी पूछ लेता है। बिल्कुल। या जो फ्लो डायग्राम है, फ्लो डायग्राम जो फ्लो प्रोसेस है वो पूछ सकता है, तो आपको इन पे फोकस करना है। नेक्स्ट टॉपिक जो है यहाँ पर आपका एयर एंड नॉइज पॉल्यूशन। मुझे ऐसा लगता है पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के लिए एयर पॉल्यूशन बड़ा ही डिफिकल्ट टास्क है, बड़ा चैलेंज है।
जो हमारे पास पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उसमें जो मेन बेस्ट फंक्शंस है वो बेस्ट है एयर पोल्यूशन और वेस्ट मैनेजमेंट। तो एयर पोल्यूशन और जो वेस्ट मैनेजमेंट है वो इस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, लगभग 30 to 40% क्वेश्चन है वो इन दोनों टॉपिक से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास जो एयर पोल्यूशन और जो नॉइज पोल्यूशन या सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की भी मैं साथ में बात करूं तो इसमें हमारे पास जो बीटेक में पढ़ा दैट वाज द बेसिक, इसमें थोड़ा सा हमें और एक्स्ट्रा ऐड करने की जरूरत है। ठीक है, इसमें हमारे पास इसमें कोचिंग की हम हेल्प ले सकते हैं, इसमें हम स्टडी मटेरियल जो हमारे पास वेबसाइट सोर्सेज है उनको हम यूज कर सकते हैं, जो हमारे पास पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की जो बहुत सारी रिपोर्ट्स है उनको हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, एज ए सप्लीमेंट मटेरियल, ताकि हमारे पास जो एयर पोल्यूशन फॉर एग्जांपल जो एयर पोल्यूशन में हमारे पास फॉर एग्जांपल किस तरीके से कंट्रोल करते हैं एयर पोल्यूशन को, तो उसमें हमारे पास जैसे मेथड्स आती है ग्रेविटी सेटलिंग चेंबर, साइक्लोन सेपरेटर, ठीक, फैब्रिक फिल्टर्स, तो ये हम बीटेक में नहीं पढ़ते, इनकी सिर्फ हम नोमेनकल्चर देखते हैं, बेसिक देखते हैं किस कंसेप्ट पे काम करते हैं, लेकिन इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल से वो भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आपको पता हो 2021 में फैब्रिक फिल्टर और ये हमारे पास पर्टिकुलेट मैटर सैंपलिंग के बारे में न्यूमेरिकल से वो पूछे गए, तो इसमें थोड़ा सा हमें एक्स्ट्रा एफर्ट करने की जरूरत है। यदि हमारे पास राइट मटेरियल और राइट गाइडेंस हो तो फिर हम इस एग्जाम को और ये पर्टिकुलरली इन टॉपिक को हम अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। सर एक यहाँ पर मुझे मतलब बच्चों का काफी डाउट आता है कि सर मटेरियल जो है वो मिल तो जाता है, अपने जो वेबसाइट सोर्सेज हैं, जो सीपीसीबी की वेबसाइट्स है, वहां से जो मैनुअल्स वगैरह है वो वहां से डाउनलोड करके पढ़ते हैं। अब एक्चुअली क्या है कि जैसे मान के चलिए उन्होंने एक वाटर पॉल्यूशन एक्ट डाउनलोड कर लिया, तो उस एक्ट में बहुत इंफॉर्मेशन है, तो उसमें से प्रिसाइजली क्या पढ़ना चाहिए कि उन एक्ट से क्या आ सकता है। जैसे हम लेजिस्लेशन की बात करें तो एडमिनिस्ट्रेशन और नॉर्म्स से रिलेटेड क्या क्या पढ़ना चाहिए बच्चों जी, तो देखो जो हमारे पास मेनली जो रिपोर्ट्स होती है, फॉर एग्जांपल हमारे पास मान लो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो 1986 में आया था, उसके बाद में एक तो वो एक हमारे पास डॉक्यूमेंट है, इसके अलावा उसमें बहुत सारे अमेंडमेंट्स भी हुए, तो हमें इसमें मेनली जो टेक्निकल साइड की जो चीजें हैं वो हमें पढ़ना चाहिए। फॉर एग्जांपल एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो 1986 है उसमें बेसिक इंफॉर्मेशन यानी कितने शेड्यूल है, कब इफेक्टिव हुआ, ठीक है, और उसमें मेजर एयर पोल्यूशन या वाटर पोल्यूशन या हमारे पास सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड कौन कौन सा जो अमेंडमेंट हुए वो अमेंडमेंट हमारे सिलेबस से रिलेटेड होने चाहिए, तो वो चीजें हैं वो हमें पढ़नी चाहिए इसमें। तो इसके लिए आपके पास यदि मटेरियल है वो यदि अच्छा होगा तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। यदि आपके पास मान लो 60 to 70 पेज का डॉक्यूमेंट है और यदि इसमें आपको 2 to 3 पेज का इंपॉर्टेंट कंटेंट है तो उसको आप सेपरेटली नोट कर लीजिए और उसके बाद में उसको अपन रिवाइज कर देंगे। तो बेसिकली बात ये है कि जो डॉक्यूमेंट है उस डॉक्यूमेंट में मुझे ऐसा भी लगता है कि उसमें नंबर ऑफ चैप्टर्स, नंबर ऑफ सेक्शंस वो भी इंपॉर्टेंट है, उसमें कुछ डेट्स जो इंपॉर्टेंट है वो हियरार्की भी इंपॉर्टेंट हो सकती है कि किस तरह से इसमें डिपार्टमेंट बनाया गया है, और कुछ उसके प्रोटोकॉल्स हैं, टेक्निकल साइड प्रोटोकॉल्स हैं, कुछ क्वालिटी पैरामीटर्स के लिए उन्होंने लिमिट्स डिसाइड की हैं, जैसे एयर कंट्रोल एक्ट में जो बता रखा है सब कुछ, तो वहां से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आए थे पिछली बार। बिल्कुल, तो इसमें जो हमारे पास एक्ट है, एक्ट का जो बैकग्राउंड है वो भी पूछा जा सकता है। फॉर एग्जांपल जो हमारे पास एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का है, तो उसका जेनेसिस कहां से था, वो था हमारे पास स्टॉकहोम कन्वेंशन पे, वो आया था 1972 पे। तो ये जो क्वेश्चन है जिनकी एक पर्टिकुलर टाइमलाइन होती है, कुछ हमारे पास जो एक्ट है इनकी पर्टिकुलर टाइमलाइन है वो भी हमें पता होनी चाहिए। बिल्कुल, तो जैसा कि आपने यहाँ पर देखा कि हमने इन टॉपिक्स पे जो डिस्कशन किया है उससे एक ही बात पता लगती है कि सिलेबस बड़ा भले ही है, लेकिन अगर आप कंसाइजली पढ़ेंगे तो आप इसको बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं। साथ ही साथ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ये भी एक बड़ा चैलेंज है। अब इसमें कई तरह के सॉलिड वेस्ट के साथ डील किया जाता है, तो आप इसमें बेस्ट जो मॉड्यूल है वो क्या रेफर करेंगे बच्चों के लिए? इसमें हमारे पास जैसे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में कुछ तो हमारे को जो बेसिक इंफॉर्मेशन है जो हम बीटेक में पढ़ते हैं वो बेसिक इंफॉर्मेशन भी हमें पता होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल हम बीटेक में पढ़ते हैं, अल्टीमेट एनालिसिस करते हैं, किस तरीके से करते हैं, कौन कौन से उसमें जो कंपाउंड है उनको पता लगाने के लिए करते हैं। इसके अलावा हमारे पास कंपोस्टिंग की मेथड है, इंदौर मेथड, बेंगलोर मेथड, देट आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा आप क्या सप्लीमेंट कर सकते हो, जो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स है 2016 या फिर ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, बायोमेडिकल वेस्ट जो रूल्स है 2016 के, वो हम रेफर कर सकते हैं। उसमें कुछ पॉइंट्स है कि हमारे पास जो प्लास्टिक की साइज है वो कितनी होनी चाहिए डिस्पोज ऑफ करने के लिए, या हमारे पास जो पॉलीथीन की थैली, जो पॉलीथीन आ रही है हमारे पास मार्केट में, उनकी क्या कितनी थिकनेस होनी चाहिए, क्या उसका नॉर्म्स है प्रेस्क्राइब्ड, वो हमें पता होना चाहिए। तो ये हमारे पास कुछ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड था।
तो देखो यहाँ पर आपको जो एक्ट है या नॉर्म्स हैं उन पे थोड़ा सा फोकस करना है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं वहां पे जो भी कोई वैल्यू दे रखी है, कोई भी लिमिट्स दे रखी है, उनको आपको थोड़ा सा अच्छे से ध्यान से पढ़ना है, उनको नोट भी करना है और आपके शॉर्ट नोट्स भी रेडी करने हैं। ये था आपका पार्ट ए का एक तरह से ब्रीफ सिलेबस, मतलब सिलेबस का एक ब्रीफ डिस्कशन था। पार्ट बी में इस बार एक्चुअली महेंद्र जी यहाँ पर इन्होंने नंबर ऑफ क्वेश्चंस को काफी कम कर दिया। इसमें जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो हाफ कर दिए, ठीक है। जो हमारे पास पहले 150 क्वेश्चंस आते थे, अब वो आएंगे 75, और टाइम ड्यूरेशन भी हाफ हो गया 90 मिनट्स में। और इस जो स्कीम में जो सबसे बड़ा चेंज हुआ कि वो है कि ये एग्जाम होगा ऑनलाइन। तो एग्जाम ऑनलाइन होगा तो उसके लिए हमें जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, वी शुड प्रैक्टिस ऑनलाइन टेस्ट। हमारे पास ऑफलाइन टेस्ट में क्या होता है, वी हैव सफिशिएंट टाइम, तो सफिशिएंट टाइम रहते हैं तो हमारे पास उसका टाइम मैनेजमेंट है वो प्रॉपर नहीं कर पाते। ऑनलाइन टेस्ट होगा तो यू हैव पर्टिकुलर 90 मिनट्स, इन 90 मिनट्स यू हैव टू सॉल्व बोथ टेक्निकल एज वेल एज जीके पेपर। और in the technical paper, if the test series have numerical portion, so you have the best practice to manage the time to solve these numericals, because ultimately the 90 minute will these 90 minutes will decide your future or career for particularly for this exam। बिल्कुल एग्जाम देखो, ये 90 मिनट्स की आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है, सर ने आपको बताया कि यहाँ ऑनलाइन पेपर है, और ऑनलाइन पेपर की प्रैक्टिस के लिए अगर आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज को फॉलो करते हैं तो आपके लिए वेल एंड गुड है। आप उन ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के माहौल में अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि पेपर जो है आपका ऑनलाइन होने वाला है। तो जैसे आप ऑनलाइन पेपर की प्रैक्टिस करोगे तो आपको एक माहौल मिलेगा, आप उसके साथ पहले से फैमिलियर होंगे, आप क्वेश्चंस को आसानी से डील कर पाओगे। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है ऑफलाइन में हम पेपर में ही सॉल्व करते हैं, लेकिन ऑनलाइन में हमको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने पड़ जाते हैं कई बार, तो वो सारी चीजें आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। तो आई होप कि यहाँ पर आपकी बात बिल्कुल समझ में आई होगी कि आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज को जरूर फॉलो करना है, क्योंकि विदाउट प्रैक्टिस आप पेपर में बहुत ज्यादा अच्छा नहीं कर पाते। एक्चुअली इसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, तो मैं कहूंगा कि आपको यहाँ नॉलेज के साथ साथ एक्यूरेसी पे भी ध्यान रखना है। 1/3 नेगेटिव मार्किंग इट्स ए लार्ज, मतलब बोल सकते हैं कि ये लार्ज आपका डिफरेंस क्रिएट कर सकता है जी। इसमें क्या है, जो एग्जाम है पर्टिकुलरली इसी एग्जाम के लिए बात नहीं कर रहा, कोई भी एग्जाम हो, उसमें हमें मेन 3 चीजें वो पता रखनी चाहिए, पता होनी चाहिए। फर्स्ट है कि हमारे पास जो कंटेंट पढ़ा, चाहे वो क्या सोर्स हो, मेटर कौन सा मटेरियल हो, लेकिन उसको हमें बार बार रिवाइज करना है। रिवीजन इज द की। और उसके बाद में उसको हमें प्रैक्टिस करना है थ्रू द टेस्ट सीरीज। यदि टेस्ट सीरीज से हम प्रैक्टिस करेंगे, देन वी विल कम टू नो कि व्हाट इज द वीक पोर्शन फॉर मी एंड वेयर आई एम स्ट्रॉन्ग। ठीक है, जो वीक पोर्शन है उसको आप अगेन रिवाइज कीजिए, और उसके बाद में जब जो आप गलतियां कर रहे हैं उसको आप एक पेपर में एक कॉपी बना लीजिए अलग से, उसमें नोट डाउन करते जाइए। और वो गलतियां यदि आपने नोट डाउन कर लिया तो प्रॉमिस मी कि वो आप कभी भी उनको नहीं भूलोगे। आप एग्जाम में भी जब पेपर सोल्व कर रहे होंगे तब आपको पता होगी कि ये जो गलती है ये मैंने नोट की थी, ये हुई थी, तो वो आप दोबारा उसको रिपीट नहीं करोगे। तो जो दिस प्रैक्टिस है थ्रू टेस्ट सीरीज, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट मेनली फॉर ऑनलाइन एग्जाम, बिकॉज ऑनलाइन एग्जाम हैज टाइम मैनेजमेंट कंसर्न्स। ठीक है, तो इसमें जो हमारे पास जो प्रैक्टिस है थ्रू द टेस्ट सीरीज, दैट इज वेरी वेरी क्रूशियल। देखो यहाँ पर प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, और जैसा कि हम डिस्कशन कर ही रहे हैं कि आप अपनी गलतियों को आइडेंटिफाई करें, उनको नोट डाउन करें। अगर आपने एक बार अपनी गलती आइडेंटिफाई कर ली और नोट डाउन कर लिया तो शायद आप जिंदगी में उसको दोबारा दोहराएंगे। गलतियां कोई दोबारा दोहराना नहीं चाहता, तो इसलिए अपने ये जो कीवर्ड्स हैं ये आपकी सभी एग्जाम्स के लिए हैं। आप जो जितनी भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सारी एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन ये कीवर्ड्स हैं। एक्चुअली आप जितना लिख के पढ़ते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो आपकी रिटन वाली जो लिखने वाली जो प्रैक्टिस है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप थोरली पढ़ रहे हैं, आप केवल स्टडी कर रहे हैं, चीजों को देख रहे हैं और देख के पढ़ रहे हैं, तो उससे कई गुना ज्यादा इफेक्टिव होता है आपके लिख के पढ़ने का, जिससे आपको जो गलतियां आप करते हैं वो आप आइडेंटिफाई करते हैं और उनको दोबारा दोहराते नहीं। यहाँ पर जो नेक्स्ट मेरा सवाल है सर से वो ये है, एक्चुअली 60 क्वेश्चन तो पार्ट ए से आने वाले हैं, उसका सिलेबस हमने एक बार डिस्कस कर लिया, लेकिन 15 क्वेश्चन के लिए वो सिलेबस मुझे जरूर लग रहा है कि बच्चों के लिए एक बड़ा चैलेंज होने वाला है। बड़ा चैलेंज है, बिकॉज द नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर वेरी लेस बट सिलेबस इज समवॉट इनलार्ज। इसमें क्या हमारे पास 15 नंबर के लिए हमें हिस्ट्री भी पढ़नी है, ज्योग्राफी, इकोनॉमी प्लस करंट अफेयर, एप्टीट्यूड, रीजनिंग, तो सब कुछ जो नॉन टेक में आता है वो उसमें परोस दिया गया है। लेकिन हमें उसके लिए क्या स्ट्रेटजी रखनी चाहिए, यदि
किसी एस्पिरेंट ने इसके लिए पहले से कई एग्जाम के लिए तैयारी कर रखी है जिसमें उसने राजस्थान जीके का पोर्शन है वो कवर किया है, ठीक है, तो मैं उसको सजेस्ट करूंगा कि वो टेक्निकल पोर्शन पे ज्यादा ध्यान दे। और यदि किसी ने मान लो फॉर अदर स्टेट से है या फिर राजस्थान का है लेकिन उन्होंने राजस्थान जीके को कवर नहीं किया या पहले किसी भी एग्जाम के लिए नहीं पढ़ा है, तो उसके लिए आप बेसिक जो राजस्थान जीके है वो कवर कर सकते हैं। आपने देखा होगा 2021 में सिंपल क्वेश्चंस आते हैं कि वन की आशा है वो कौन सी रिवर को बोलते हैं, धन का कटोरा या अन्न का कटोरा है वो कौन से जिले को बोलते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से बेसिक क्वेश्चन है जो आप कवर कर सकते हो। तो मेरे अनुसार इसमें आपको ज्यादा टाइम है वो इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, इसके बजाय आप टेक्निकल में वो ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करें। मतलब जो आप जीके से रिलेटेड जितना भी बेसिक्स आप अपना तैयार कर सकते हैं उतना ज्यादा पढ़े, बहुत ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत कम है, सिलेबस का डोमेन बहुत बड़ा है, बहुत ही ऊपर लेवल से या बेसिक तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लास्ट टाइम मुझे याद था कि कोरोना से क्वेश्चन पूछा था, हाँ, कोरोना वायरस से रिलेटेड। तो मैं इसमें एक सजेस्ट और करूंगा कि ये जो हमारे पास अभी जो पीरियड चल रहा है, फॉर एग्जांपल सितंबर टू जब तक एग्जाम नहीं होती, तो ये 3-4 महीने के आप करंट अफेयर से अपडेट रहिए, ठीक है। करंट अफेयर में जो बेसिक क्वेश्चन है हमारे पास, बेसिक जो इवेंट्स होती है, बेसिक इवेंट्स नेशनल लेवल इंटरनेशनल लेवल पे, चाहे वो खेल से रिलेटेड हो या फिर हमारे पास मेनली एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, फॉर एग्जांपल कोई कन्वेंशन होते हैं जैसे अभी G20 समिट हुई, तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 199% प्रोबेबिलिटी है कि यू विल हैव ए पर्टिकुलर क्वेश्चन रिगार्डिंग G20 में एनवायरमेंट से रिलेटेड कई सारे टॉपिक्स पे बात हुई है, तो उनमें से क्वेश्चंस आना, मतलब उनके आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, बिल्कुल। इसलिए उसको जितना अच्छे से आपको पढ़ना है पढ़िए, क्योंकि एक एक क्वेश्चन यहाँ मैटर करेगा, बिल्कुल, क्योंकि कंपटीशन आपने भी दिया है और आपको पता है कि यहाँ पेपर का लेवल अच्छा आता है। अगर आप नहीं पढ़ के जाते हैं, तैयारी करके नहीं जाते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है एक एक क्वेश्चन मैटर करता है। बिल्कुल, यू हैव ओनली 75 क्वेश्चंस, 75 क्वेश्चंस में ऑन एन एवरेज जो बच्चा है वो ऑन एन एवरेज स्टडी करके जाता है, तो वो भी 40 to 45 क्वेश्चन से वो सही करके आएगा। कुछ जीके के सवाल, कुछ बेसिक एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग यदि उसने प्रॉपर प्रिपरेशन नहीं की तो वो भी क्या है, लास्ट में जो हमारे पास कट ऑफ में वो डिफरेंस रहता है वो ओनली दीज 5 to 10 मार्क्स। तो इन 5 से 10 मार्क्स ज्यादा लाने के लिए अपन को एक्स्ट्रा एफर्ट करने की जरूरत है। एक्स्ट्रा एफर्ट में हम राइट स्टडी मटेरियल चूज करें, हम प्रॉपर जो टेस्ट सीरीज है, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में रिकमेंड करूंगा इसके लिए, तो वो आप प्रैक्टिस करें। बिल्कुल जी बहन जी, यहाँ पर एक हमारे सामने एक और सवाल है बच्चों का, वो थोड़ा लीक से अटके है। उसमें उनका ये कंफ्यूजन है कि सर हम आपका ऑनलाइन कोर्स परचेज करें या ऑफलाइन कोर्स परचेज करें, तो बेसिकली इसमें क्या करना चाहिए, किस चॉइस पे जाना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि कंडीशन बेसिस पे। बिल्कुल, जो ऑनलाइन कोर्स और ऑफलाइन कोर्स है ये ऑन योर डिस्क्रिप्शन है, आप इसमें से कौन सा है ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस में कंफर्टेबल हो। ऑफलाइन कोर्स जो कोर्स है जिसमें ऑफलाइन आपकी क्लासेज होगी, उसमें फायदा रहता है कि हम 1-to-1 है वो इंटरेक्शन है वो अच्छे से कर पाते हैं, ठीक है, और हमारा जो डाउट है वो उसी टाइम सोल्व हो जाता है। प्लस हमें जो हैंड रिटन की जो नोट्स है उसकी प्रैक्टिस रहती है। ये आप बात मानो कि जो खुद के लिखे हुए नोट्स रहते हैं ना, वो सिर्फ खुद को ही समझ में आते हैं और खुद से ज्यादा किसी को समझ में नहीं आते। तो यदि खुद के नोट्स है, आप नोट्स बनाओगे तो उसके बाद में उन नोट्स को रिवाइज कीजिए, और नोट्स को रिवाइज करने के बाद में जो जो पॉइंट आपको नहीं आते या फिर उसको आप जो नोट्स है उनको कम करते जाइए। जब आपके पास एग्जाम डे, ऑन द डे ऑफ एग्जाम यू शुड हैव ओनली 10 to 15 पेपर्स, ठीक है। तो ये ऑफलाइन एग्जाम का फायदा है। ऑनलाइन में क्या है, ऑनलाइन में जिनके पास टाइम का कंस्ट्रेंट है वो ऑनलाइन क्लासेज उनके लिए अच्छा ऑप्शन होगा। और जो ऑनलाइन क्लासेज में क्या है, टाइम मैनेजमेंट का थोड़ा कंसर्न रहता है, वो ले सकते हैं। प्लस इसमें हमारे पास ऑनलाइन क्लासेज में क्या है कि हमारे पास जो कंसेप्ट है वो उसमें क्लियर कर सकते हैं। ऑनलाइन का बेसिकली मुझे कहीं भी ये लगता है कि कई बार बच्चे बहुत दूर से तैयारी कर रहे होते हैं, आ नहीं पाते हैं, फाइनेंशियली बैकग्राउंड है, थोड़ा कमजोर है, तो उस केस में भी वो उसको अडॉप्ट कर सकते हैं। और किसी को टाइम का अगर कंस्ट्रेंट है कि जैसे जॉब के साथ तैयारी करना चाहते हैं तो ऑनलाइन जा सकते हैं, अदरवाइज ऑफलाइन मोड इज द बेस्ट मोड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एनी एग्जाम।
ऑफलाइन में जितना आपको रिटेंशन रहेगा चीज़ों का, कंसेप्ट का, उतना ऑनलाइन क्लासेज में नहीं रहता। ऑनलाइन क्लासेज में क्या रहता है कि हमारे को मान लो फॉर एग्जांपल लाइव क्लासेज है वो लगभग 60 to 70% स्टूडेंट ले पाते हैं। उसके बाद में जो रिकॉर्डेड भी यदि प्रोवाइड की जाती है तो रिकॉर्डेड में भी क्या होता है कि हमारे पास हम अपने अकॉर्डिंग लेते हैं, है वो 1 घंटे की, लेकिन उसको हम 5 घंटे कवर करने में लगा देंगे। तो ये थोड़ा सा इसका वो रहता है। यदि हम डिसिप्लिन रहते हैं तो ऑनलाइन क्लासेज में भी हम बहुत कुछ लर्न ठीक कर है, सकते हैं और बिल्कुल। अच्छा कर सकते हैं। ओवरऑल डिपेंड करता है कि आप कितना अपने एग्जाम को लेके सिंसियर हैं और डिसिप्लिन्ड है। आप चाहे ऑफलाइन क्लासेस ले लीजिए, अगर आप डिसिप्लिन नहीं है और सिंसियर नहीं है तब बिल्कुल। वहां पे भी आप अच्छा नहीं कर पाएंगे। ये ओवरऑल आप पे डिपेंड करता है, बट कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जिनमें आप जा सकते हैं ऑनलाइन पे और कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जिनमें आप ऑफलाइन पे जा सकते हैं। वैसे आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, हाल ही में मतलब एट प्रेजेंट महेंद्र जी असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट पर है और WRD इनका डिपार्टमेंट है। तो मैं चाहता हूं कि आपका जो जर्नी रहा है ना, उसमें जो आपने एक्सपीरियंस गेन किया है बच्चों के लिए, वो आप एक बार शेयर करें कि भाई एग्जाम चाहे कोई सी एग्जाम क्यों ना हो, जैसे आपने RPSC AN क्रैक किया है, जी। तो वो भी एक बड़ा चैलेंज होता है बच्चों के लिए। तो बच्चे एक्चुअली क्या है, एक पर्टिकुलर एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे होते हैं। जैसे आपने भी अपने टाइम पे बहुत सारी एग्जाम्स को क्रैक किया है और डिफरेंट डिफरेंट तरीके से क्रैक किया है। तो मैं चाहता हूँ आपका एक्सपीरियंस जो है बच्चों तक पहुंचे और उनको बेनिफिट मिले। जी, तो मैंने एमटेक करने के बाद में थोड़ा सा प्रिपरेशन स्टार्ट किया था। प्रिपरेशन स्टार्ट करने में मेरा जो मेन था फोकस दैट वाज ऑन द AN असिस्टेंट इंजीनियर की जो वैकेंसी आई थी। असिस्टेंट इंजीनियर से पहले क्या रेलवे का भी एग्जाम हुआ था, तो रेलवे के एग्जाम में मेरा सिलेक्शन हो गया था एज ए IOW इंस्पेक्टर ऑफ वर्क्स। तो उसमें मैं लगभग 1 से 1.5 साल सेवा दी उसमें। उसके बाद में इन द मीनवाइल ये जो एग्जाम हुआ आपका RSPCB का, JE का, तो इसको भी मैंने क्रैक किया। लेकिन मेरा जो फोकस था वो AN का था। तो AN में भी जो मेरा सिलेक्शन हुआ वो वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट में हुआ, जहाँ पर मैं अभी वर्तमान में वर्किंग में हूँ। तो हमारे क्या बेसिक जो चीज़ है जो मेरे लिए बहुत ही सही साबित हुई, दैट वाज द प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मतलब कि आप मटेरियल है वो चाहे कोई सा भी पढ़ो, यदि आप एक मटेरियल को 10 बार रिवाइज करके आप, यदि हमारे पास वो मटेरियल है वो सही है और उसको 10 बार रिवाइज करके उसके बाद में प्रैक्टिस करें हम टेस्ट सीरीज के थ्रू, तो यू कैन क्रैक एनी एग्जाम। तो द की इज प्रैक्टिस थ्रू द राइट मटेरियल एंड राइट गाइडेंस एंड रिवीजन मल्टीपल टाइम्स, दैट इज द की। तो यहाँ पर जो बात है वो बहुत ही, मतलब मैं बोलूँगा बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग है जो आपको अपने जीवन में रिकॉर्ड कर लेनी चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिस इज द की फॉर द सक्सेस। यहाँ पर आप अच्छा, यहाँ पर कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं, इस बात को मैं काट के थोड़ा सा एक नया क्वेश्चन पुटअप कर रहा हूँ, आपके बात से रिलेटेड है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि सर हम नंबर ऑफ बुक्स पढ़े या एक ही बुक्स को कई बार पढ़े। इसमें जो सबसे बेस्ट है वो है कि एक ही बुक्स को आप बार बार रिवाइज करें। वो बुक चाहे हो सकता है कि 10% कम कंटेंट हो, लेकिन आप यदि 90% कंटेंट को 9 टाइम्स रिवाइज कर लेते हैं, ना कि आप जो उस कंटेंट के लिए कि मेरे को 100% कंटेंट चाहिए जिसके लिए मैं 10 बुक रेफर कर रहा हूं, तो उसमें वो आप है वो फेलियर का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि यदि एक बुक है उसको आप 9 बार रिवाइज करोगे तो आपके जो 90% जो कंटेंट था उसमें से कम 75 to 80% है वो आप कवर कर लोगे। लेकिन यदि 10 बुक के पीछे भागो तो आप सिर्फ 10 to 15% कंटेंट है वो आप कवर करोगे और बाकी है वो उसमें नहीं हो पाएगा। तो इसलिए आप एक सोर्स वो है वो सेलेक्ट करो और उसको मल्टीपल टाइम्स उस पर रिवाइज करने का मौका दो उसको। देखो, हमने जितनी भी बार टॉपर से बात की है, डिस्कशन किया है, मैंने आज तक एक ही बात फील की है, उनका एक ही स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया है और मुझे सबसे अच्छा लगता है। एक तो बच्चों की जो झील है 100% जानने की, वो कभी कंप्लीट होगी नहीं और ना ही हम और आप जान पाएंगे कि 100% होगा क्या। मुझे ऐसा लगता है जैसा कि सर ने बताया कि आप अगर एक ही कंटेंट को बार बार रिवाइज करते हैं तो उसमें मैक्सिमम रिटेंशन रख सकते हैं। अगर उस कंटेंट के रिगार्डिंग आप नंबर ऑफ बुक्स को खंगाल लेंगे तो उस केस में आपको बहुत कम रिटेन कर पाएंगे। इसलिए जितने भी हमने टॉपर से बात की है उन सब का आपने भी वीडियोस देखें, उन सब के आपने भी वीडियोस देखें और उनमें एक ही बात निकल के आती है कि आप ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करें, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, जिससे आपका रिटेंशन बढ़े, आपके एक्यूरेसी अच्छी हो, आपका जो एरर है वो कम से कम हो जाए। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पर बहन जी जो एग्जाम है उसका ड्यूरेशन आपको भी पता है कम रहता है। आज जैसे नोटिफिकेशन आया अभी हाल ही में, उसके कुछ दिनों बाद ही एग्जाम हो जाने वाला है। मतलब मैं कहूंगा कि विद इन 2 मंथ्स बोल सकते हैं। 2 मंथ्स
तो क्या ये 2 महीने सफिशिएंट है इस एग्जाम के लिए? देखो, यदि आप सीरियस एस्पिरेंट हो, ठीक है, जो आप इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए चाहते हो कि क्लियर हो जाए, तो उसके लिए 2 महीने सफिशिएंट है। ठीक है, फॉर एग्जांपल यदि मैं बीटेक के स्टूडेंट्स की बात करूं तो लगभग 60 टू 70% है वो आपका एनवायरनमेंट का सिलेबस है वो इसमें इंक्लूड है। आपको सिर्फ 30% के लिए मेहनत करनी है। आप बीटेक में या फिर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम है सिविल से रिलेटेड, तो उसमें आपको 20 सब्जेक्ट पढ़नी है। यहाँ सिर्फ सब्जेक्ट क्या है, सिर्फ एक ही है आपके पास, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। आपको 30% एक्स्ट्रा मेहनत करनी है। तो 30% मेहनत करने, 30% जो एक्स्ट्रा सिलेबस है उसको कवर करने के लिए 2 मंथ है मोर देन सफिशियंट है। प्लस आप उसमें जो टेस्ट सीरीज है उसकी आप प्रैक्टिस करोगे तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा वो आउटपुट मिलेगा। तो ओवरऑल अगर इस डिस्कशन को कंक्लूड किया जाए तो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बातें निकल के सामने आई हैं आपके। सबसे पहले आप अपने सिलेबस को पढ़ें, अच्छे से समझने की कोशिश करें कि उस सिलेबस में से हमको पढ़ना क्या है। दूसरी बात, जो भी बातें हुई हैं उन पर आप थोड़ा सा गौर फरमाएं। जितना ज़्यादा रिवाइज करेंगे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, उतना आपके लिए सहूलियत रहेगा। नेक्स्ट जो पॉइंट रहा था हमारा यहाँ पर कि भाई ऑफलाइन और ऑनलाइन की जो चॉइस है वो डिपेंड करती है एस्पिरेंट्स पे कि आपको किस तरह का मोड सूटेबल है और किस में आप कंफर्टेबल हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप टेस्ट सीरीज देकर, आप उतने ही आप उस एग्जाम के नज़दीक जाते जाएंगे और आपको सक्सेस मिलेगी। थैंक यू सो मच महेंद्र जी। थैंक यू सर। मैं चाहता हूँ कि आपका एक साइनिंग स्टेटमेंट और आए बच्चों के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। तो आप तैयारी करते रहिए, और इसमें हमारे पास जो मैंने आपको कुछ स्ट्रेटजी में की पॉइंट्स थे जो मेरे लिए यूजफुल थे, और वो जनरल पॉइंट है जो यदि कोई भी एस्पिरेंट है उनको अप्लाई करता है तो वो उसको सक्सेस है पक्का मिलेगी। ठीक है, तो जो हमारे पास है रिवीजन, राइट सोर्स, रिवीजन एंड प्रैक्टिस थ्रू द टेस्ट सीरीज, ये हमारे पास जो 3 पॉइंट है उस पर आप वर्क कीजिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू for the Zontech for providing me the opportunity. Thank you.